नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, यूरोप के इतिहास के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे नेपोलियन के पतन के कारणों पे। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, उसके सुधारों इत्यादि पे मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो आ जाइए हम पतन के बारे में चर्चा करें। यूरोप के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं कि 5-6 व्यक्तित्व ऐसे हैं कि अगर उनको हटा दिया जाए, जैसे कि एक तो नेपोलियन बोनापार्ट ही है, उसके अलावा मेटरनिक है, आपके कैवूर है, बिस्मार्क है, हिटलर है, मुसोलिनी है। तो अगर इन कैरेक्टर्स को निकाल दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि यूरोप के इतिहास में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने युग को बहुत गहराई से प्रभावित किया था। तो नेपोलियन भी फ्रांस की राजनीति में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतिहास में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका मूल्यांकन कई दृष्टिकोण से किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए नेपोलियन एक बहुत बड़ा विजेता था, वो विजेताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत था, और उसका व्यक्तित्व जो था वो अतिमानवीय व्यक्तित्व था। कुछ लोग जो है उसकी आलोचना भी कहते हैं, कुछ लोग उसे कहते हैं कि वो बहुत क्रूर था, अत्याचारी था, रक्त पिपासु था। कुछ लोग उसे विलक्षण प्रतिभा संपन्न मानते हैं, तो कुछ लोग उसे अहंकारी और खलनायक का भी दर्जा देते हैं। तो इस तरह से कई दृष्टिकोणों से नेपोलियन का मूल्यांकन किया जा सकता है। हम यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे, परंतु उसके पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन मित्रों ने नहीं किया है, और उसके अलावा आप वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, जिससे नई नई वीडियोस का आपको पता चलता रहे। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक बात तो देखिए, निर्विवाद सत्य है कि नेपोलियन की गणना इतिहास के सर्वकालिक महान सेना नायकों में की जाती है। युद्ध कला में वह पारंगत था और एक महान रणनीतिकार था। उसके अधिकांश सैनिक अभियान और विजय उसके सैन्य कौशल की कहानी स्वयं कहती हैं। युद्ध के मैदान में नेपोलियन का अदम्य साहस, उसका गहन आत्मविश्वास, उसकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि इत्यादि उसकी महानता का प्रमाण है। इतिहासकार वेलिंगटन लिखता है कि युद्ध के मैदान में नेपोलियन की उपस्थिति 40,000 सैनिकों की शक्ति के बराबर थी। यानी जैसे कि हम लोग भारत में पढ़ते हैं कि भीम जो है उसमें 10,000 हाथियों का बल था, या बहुत सारे ऐसे योद्धा होते थे। तो कहने का मतलब यह है कि उनके रहने से बहुत फर्क पड़ जाता था। तो नेपोलियन भी ऐसा ही व्यक्ति था। एक सामान्य व्यक्ति से वह सम्राट के पद तक पहुंचा और अपने अध्यवसाय के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर वह शिखर तक पहुंचा। नेपोलियन ने एक बार स्वयं कहा था कि मैंने फ्रांस के राजमुकुट को जमीन पर पड़ा हुआ पाया और तलवार के जोर पर उठाकर उसे अपने सर पर रख लिया। तो मित्रों, उसके पतन के कारण जो थे वो उसकी शक्ति और अहंकार में ही निहित थे। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है जब सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है तो कहते हैं कि उसकी जो बुद्धि है वो फिर जाती है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में एक कहावत है कि प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो विपुंसा मलिना भवन्ति, कि जब विपत्ति आती है तो बुद्धिमान आदमियों की बुद्धि जो है वो मलिन हो जाती। तो नेपोलियन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नेपोलियन एक ऐसे साम्राज्य का स्वामी था जो शक्ति के ऊपर आधारित था। ऊपर से मजबूत दिखाई पड़ने वाला उसका साम्राज्य अंदर से वास्तव में खोखला था। नेपोलियन इस तथ्य से भली भांति परिचित था। वह कहा भी करता था कि मेरे बाहुबल के समाप्त होते ही मेरा प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार शक्ति पर आधारित उसके विशाल साम्राज्य का पतन हो गया। यद्यपि नेपोलियन अपने आप को एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति समझता था, परंतु उसमें बहुत सारी कमियां भी थी, जिसके कारण उसने बहुत सारी भूलें की जो आगे चलकर उसके पतन का कारण सिद्ध हुई। नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और
कुछ हद तक अहंकारी भी था और अपने आप को मैन ऑफ डेस्टिनी समझता था। उसने अपने शक्ति के बल पर यूरोप के अनेक राज्यों को जीत लिया। उसकी महत्वाकांक्षा सारे यूरोप का स्वामी बनने की थी और अपनी इसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने अनेक गलत काम भी किए और अपनी नासमझी का परिचय दिया। उसका विचार था कि वह जो चाहे कर सकता है और उसके इस विचार ने उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब कर दी। इस प्रकार उसकी महत्वाकांक्षा उसके पतन का एक प्रमुख कारण बन गई। इसके साथ ही साथ उसकी शक्ति और स्वास्थ्य में भी कमी आती गई समय के साथ, जो उसके पतन का कारण बनी। एक इतिहासकार ने लिखा है कि उसके पतन का समस्त कारण एक ही शब्द थकान में निहित था, यानी कि वो पूरी तरह से टायर्ड हो चुका था, थक चुका था अपने आखिरी दिनों में। तो इसी प्रकार डॉक्टर हॉलैंड ने लिखा है कि नेपोलियन का स्वभाव जिद्दी बन गया था, जो उसके पतन का कारण बना। तो मित्रों, नेपोलियन की आक्रमणकारी प्रवृत्ति भी उसके पतन का कारण थी। विजय की उसके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा थी, बड़ी अभिलाषा थी और इसके लिए उसने सैनिक शक्ति बढ़ाने पर विशेष बल दिया। उसने अपने सेना का संगठन बहुत अच्छे तरीके से किया। अपने साथ वो विशाल सेना रखता था। उसका विचार था कि विशाल सेना के साथ ईश्वर चलता है। उसकी आक्रमणकारी प्रवृत्ति ने बहुत सारी लड़ाइयों को जन्म दिया। सारा जीवन वो लड़ता ही रहा। एक युद्ध खत्म होता था कि दूसरा युद्ध छिड़ जाता था। सैनिकों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाने के कारण उसकी सेना को वेतन, भोजन और कपड़ा समय पर नहीं मिल पाता था। सेना में आंतरिक दुर्बलता व्याप्त हो रही थी। सेना में अनिवार्य भर्ती से कृषि एवं उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि जैसे आप जानते हैं फ्रांस छोटा सा देश है, तो इतने अधिक मात्रा में सैनिक कहाँ से ले आएंगे। तो उसमें कृषकों और मजदूरों इत्यादि को भी भर्ती कर लिया जाता था और विजित प्रदेशों के जो सैनिक थे उन्हें भी भर्ती किया जाता था। तो इससे सेना में एकता का अभाव था, क्योंकि जो विजित प्रदेशों के देश होते सैनिक होते थे तो वो अपने देशों के प्रति स्वामी भक्त होते थे, अतः उनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव होता था। नेपोलियन के साम्राज्य में बहुत सी जातियों के लोग रहते थे तथा वे स्वतंत्र होने की इच्छा रखते थे। फ्रांस की जनता भी नेपोलियन से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसे व्यवस्थित जीवन और सम्मान चाहिए था। लेकिन सत्तारूढ़ होने के उपरांत नेपोलियन ने जनता की इच्छा की परवाह करना छोड़ दिया था। फ्रांस की जनता अपने स्वतंत्र अधिकारों की मांग करने लगी थी, जिसके लिए नेपोलियन तैयार नहीं था। परिणामतः दोनों में संघर्ष होना अनिवार्य हो गया। जनता नाराज थी नेपोलियन से। नेपोलियन का साम्राज्य केवल ताकत पर, शक्ति पर आधारित था और भयवश लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। तो कह सकते हैं कि ही वॉज मोर फियर्ड देन लव्ड। तो उसने जनता की लोकप्रियता एवं स्वामी भक्ति उसे नहीं मिल सकती थी। इंग्लैंड के साथ निरंतर संघर्ष उसका होता रहा और इंग्लैंड के साथ निरंतर संघर्ष और प्रबल शत्रुता ने नेपोलियन को नष्ट कर दिया। यह इंग्लैंड ही था जिसने धन और जन की सहायता से फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय देशों द्वारा एक गठजोड़ स्थापित करवाया नेपोलियन के विरुद्ध, और ये इंग्लैंड ही था जिसने नेपोलियन को ट्राफालगर और नील नदी के स्थान पर बुरी तरह से पराजित किया। तो मित्रों, इंग्लैंड निरंतर फ्रांस का प्रबल शत्रु बना रहा। इंग्लैंड अपने शत्रुता पर डटा रहा और उसकी योजनाएं नेपोलियन की आशाओं पर तुषारपात करती रही, यानी उसके किसी कार्यक्रम को सफल नहीं होने देती थी। महाद्वीपीय व्यवस्था जो कि इंग्लैंड के खिलाफ लागू की गई थी, तो महाद्वीपीय व्यवस्था जो है वो भी नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण बन गई और महाद्वीपीय व्यवस्था फ्रांस के लिए एक तरह से बूमरैंग साबित हुई, यानी उसका हथियार उसी के ऊपर वापस आके लगा। फ्रांस और उसके सहायक देशों पर महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। महाद्वीपीय व्यवस्था पे जो अलग से बनाई है, तो उसमें आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। वास्तव में वो आर्थिक मोर्चे पर, व्यापार इत्यादि के मोर्चे पर नेपोलियन जो है वो
इंग्लैंड को पराजित करना चाहता था, इसलिए यह व्यवस्था लागू की गई थी। तो इस व्यवस्था के कारण फ्रांस में अवैध व्यापार बढ़ गया और नेपोलियन की यह व्यवस्था असफल हो गई। रूस से पराजित हो जाने पर नेपोलियन की इस व्यवस्था पर अत्यधिक आघात पहुंचा, क्योंकि उसने इस व्यवस्था की शर्तों को नामंजूर कर दिया था। महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करने के प्रश्न पर नेपोलियन और रोम के पोप में एक भयानक झगड़ा हो गया। पोप पायस सप्तम ने इंग्लैंड के विरुद्ध कॉन्टिनेंटल सिस्टम यानी महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करने से इनकार कर दिया। इस पर नेपोलियन ने पोप के इलाके यह कहकर छीन लिए कि पोप अब धार्मिक नेता नहीं रहा। तो नेपोलियन द्वारा पोप के प्रति ऐसा व्यवहार किए जाने के कारण जो सारे फ्रांस की जनता कैथलिक थी, तो कैथलिक लोग उसके विरुद्ध हो गए। इस कारण नेपोलियन की महानता यूरोप में कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो रोमन कैथलिक धर्म के वो पोप को मानते थे, तो पोप का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इस विरोध के कारण उसके पतन का एक और तत्व सामने आया। कैथलिक जनता को विश्वास हो गया कि नेपोलियन न केवल राष्ट्रों की स्वतंत्रता नष्ट करने वाला दानव है, बल्कि धर्म नष्ट करने वाला काफिर भी है। स्पेन का विद्रोह भी नेपोलियन की पराजय का एक प्रमुख कारण था। स्पेन का राजा जो है वो नेपोलियन का मित्र था, और किंतु 1808 ईस्वी में नेपोलियन ने अपनी महत्वाकांक्षी नीति के अनुसार स्पेन के राजा को पदच्युत करके और अपने भाई जोसेफ को वहाँ का शासक उसने नियुक्त कर दिया। स्पेन में इसके विरोध में स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि वहाँ का जो राजा था बहुत ही लोकप्रिय था। तो स्पेन के नागरिकों ने इस घटना को अपना व्यक्तिगत अपमान समझा और उन्होंने नेपोलियन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ की मदद के लिए सेना भेजी, किंतु स्पेन ने इंग्लैंड की मदद से गोरिल्ला रणनीति अपनाते हुए नेपोलियन का विरोध किया। पहले नेपोलियन को बहुत क्षति उठानी पड़ी। अन्य राष्ट्रों में भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई इसके कारण, जिससे प्रशा, रूस, इटली और जर्मनी इत्यादि विद्रोह पर उतारू हो गए, क्योंकि ये सारे जो प्रशा और इटली, जर्मनी इत्यादि जो है वो भी अपने एकीकरण का प्रयास कर रहे थे। नेपोलियन के युद्धों से उन्हें एक आशा जगी थी। रूस एक बहुत बड़ा देश था, तो लेकिन नेपोलियन के महत्वाकांक्षा से सभी परेशान थे। स्पेन की भांति रूस का जार भी नेपोलियन का मित्र था, किंतु नेपोलियन अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव पर अंकुश न लगा सका और उसने रूस पर अभियान करने का निश्चय कर लिया। उसका विचार था कि रूस को जीतने के बाद वह विश्व विजेता हो जाएगा। परिणामतः 1815 में उसने रूस के लिए प्रस्थान किया। यद्यपि वह रूस में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से अवगत था, रूस राजनीति और रणकौशल में बहुत विकसित देश था। उसने एक नई नीति के अनुसार फ्रंटियर या सीमांत पर आकर नेपोलियन का सामना किया। नेपोलियन की विजय हुई और उसने सोचा कि अब जार अपने समर्थकों के साथ उसके पास आएगा, और 1 माह के इंतजार के बाद भी जार जब नहीं आया तब नेपोलियन परेशान हुआ। जार की योजना थी कि अक्टूबर तक नेपोलियन को रोक कर रखा जाए, जिससे उसे यहाँ की प्राकृतिक आपदाओं यानी भयंकर सर्दी का भी सामना करना पड़े। तो रूस की ठंड से नेपोलियन परिचित था, अतः अब उसने अपनी सेना को लौटने की आज्ञा दे दी, किंतु वापसी में उसकी सेना को घुटनों तक बर्फ से गुजरना पड़ा तथा भूख और तूफानी हवाओं के अतिरिक्त रूसियों के आकस्मिक हमलों को भी झेलना पड़ा। खाने पीने की चीज़ें जो है रूसियों ने नष्ट कर दी। इसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन के 5,30,000 सैनिक मर गए और केवल 2,000 सैनिक ही बचकर वापस लौट आए। कहने का मतलब उसकी सेना का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो समाप्त हो गया। कुछ गिने चुने लोग ही लौटकर वापस आ सके। तो ये नेपोलियन की बहुत बड़ी पराजय थी और उसकी शक्ति का महाविनाश था। यह उसके पतन का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। डॉक्टर हॉलैंड ने लिखा है कि नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय 3 जनरल्स, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। मतलब ये तीनों महीने जो है वो सर्दी के पीक पे होते हैं वहाँ पे,
और बहुत कुछ कुछ इलाकों में तो -30-40 डिग्री जो है टेम्परेचर चला जाता है। साइबेरिया वगैरह में तो -60 हो जाता है। तो इतनी ठंड बर्दाश्त करने के अभ्यस्त नहीं थे जो नेपोलियन के सिपाही थे, और भूख प्यास से बेहाल और ठंड से बेहाल जो सिपाही थे बड़ी संख्या में मारे गए। इस युद्ध के बाद दूसरे देशों ने भी सर उठाना आरंभ कर दिया। प्रशा एवं ऑस्ट्रिया नेपोलियन के विरुद्ध हो गए, रूस भी इनसे मिल गया। इस प्रकार कई राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने 1813 ईस्वी में लिप्जिक के मैदान में नेपोलियन का सामना किया। इसको जो है बैटल ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। तो बैटल ऑफ नेशंस जो है ये अक्टूबर 16 से अक्टूबर 19 1813 ईस्वी में लड़ा गया था। इसको 3 दिवसीय युद्ध भी कहा जाता है, बैटल ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। तो लिप्जिक के इस युद्ध में नेपोलियन को ऑस्ट्रिया, रूस एवं प्रशा की संयुक्त सेनाओं से युद्ध करना पड़ा। मित्र राष्ट्रों की सेना में 3 लाख लोग थे, नेपोलियन की सेना में मात्र 20,000। तो नेपोलियन इस युद्ध में बुरी तरह परास्त हुआ और अपने बचे खुचे सैनिकों के साथ राइन नदी के पार भाग गया। तो बाद में फाउंटेनलू में एक संधि हो गई, और जिसके अनुसार फ्रांस पर से नेपोलियन अपने सारे अधिकार छोड़ देता है और पेंशन सहित उसे एल्बा द्वीप पर भेज दिया जाता है। तो इस तरह से जो है नेपोलियन को पहली बार इतनी बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। एल्बा द्वीप पर नेपोलियन पुनः अपनी शक्ति का संगठन करने लगा। 1815 में उसे अवसर मिला, जिस समय मित्र राष्ट्र नेपोलियन के साम्राज्य के बंटवारे को लेकर संघर्षरत थे, किंतु मित्र राष्ट्रों ने अपना झगड़ा छोड़कर पुनः एकजुट होकर वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में नेपोलियन को बुरी तरह पराजित कर उसको सेंट हेलेना के द्वीप के दुर्ग में कैद कर दिया, और कुछ वर्षों बाद यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से पूर्ण रूप से नेपोलियन का पतन हो गया। तो मित्रों, इस तरह से नेपोलियन के पतन के कारणों पे हमने आपके साथ चर्चा की। यहाँ हम आपको एक इतिहासकार पियरे लेनेफ्रे एक इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ नेपोलियन द फर्स्ट नामक पुस्तक 4 खंडों में लिखी है। और उन्होंने ये लिखा है, पियरे लेनेफ्रे ने, कि नेपोलियन वह नेता नहीं था जिसने क्रांति को सुदृढ़ किया, बल्कि वह हिंसा और कुटिलता से युक्त मनुष्य था, जिसने स्वतंत्रता का दमन किया, जिसने स्वतंत्र वाणी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसने संसद एवं प्रेस को अपना गुलाम बना लिया। लेनेफ्रे के शब्दों में नेपोलियन में उस परम मानवीय महानता की कमी थी जो आत्मा के सच्चे मूल्यांकन में निहित है। तो अपने लाइलाज अहंकार और दंभ के कारण वह छोटे मनुष्यों के स्तर पर ही रह गया नेपोलियन। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यद्यपि नेपोलियन जो है एक बहुत चतुर, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन अहंकार ने उसका विनाश कर दिया। नेपोलियन का एक कथन आप देख सकते हैं यहाँ, देयर आर बट 2 पावर्स इन द वर्ल्ड, द स्वॉर्ड एंड द माइंड। इन द लॉन्ग रन द स्वॉर्ड इज ऑलवेज बीटन बाय द माइंड। तो मस्तिष्क जो है वो सदैव से ही बड़ा रहा है और उसके आगे तलवार की भी नहीं चलती। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप वीडियो सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, कमेंट भी करें और मुझे बताएं भी कि आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए, तो वो मैं आपको बना के दूंगा। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।